बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है रियल एंड अपेरेंट वेट। तो वेट की दो टाइप्स होती हैं। एक जो टाइप है उसको रियल वेट कहा जाता है और दूसरी टाइप को अपेरेंट वेट कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रियल वेट। रियल वेट को डिफाइन किया जा सकता है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रियल वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि अर्थ जितनी फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसको रियल वेट का नाम दिया जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली ये। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड करते हैं न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर से। उसके मुकाबले में ये वेट मेजर भी करते हैं हम। वेट मेजर करने वाली जो भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस पे जितने फिगर्स शो होते हैं उसको अपेरेंट वेट कहा जाता है। तो अपेरेंट वेट को प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रियल वेट। उसके मुकाबले में द वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। अब स्प्रिंग बैलेंस पे जरूरी नहीं है कि जितना ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ हो उतने ही फिगर्स शो हो। उसके मुकाबले में वेट कम भी शो हो सकता है या ज्यादा भी शो हो सकता है, तो उसको अपेरेंट वेट का नाम दिया जाए। अब अपेरेंट वेट फाइंड कैसे किया जा सकता है? तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में अपेरेंट वेट डिफरेंट होगा, लेकिन याद रखें रियल वेट कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अपेरेंट वेट पोजीशन के रिस्पेक्ट से डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा हो उस वक्त अपेरेंट वेट और होगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द अर्थ तो उस वक्त अपेरेंट वेट और होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे तो उस वक्त अपेरेंट वेट और होगा। इस रिस्पेक्ट से कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ टाई किया और उसको हम मूव करवा रहे हैं लिफ्ट के अंदर, एक एलिवेटर के अंदर मूव करवा रहे हैं। एलिवेटर के मूव करने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला केस लेते हैं व्हेन द लिफ्ट या एलिवेटर इज एट रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये रेस्ट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर उस लिफ्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपेरेंट वेट फाइंड करने के लिए नेट फोर्स का फार्मूला इस्तेमाल करना है। नेट फोर्स कहाँ से पता चलती है? नेट फोर्स पता चलती है न्यूटन सेकंड लॉ से। अगर न्यूटन सेकंड लॉ देखा जाए, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स फॉर एग्जांपल ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर दो किस्म की फोर्स अप्लाई हो रही है। एक फोर्स है नीचे की तरफ जो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है जो कि टेंशन है इन दी स्प्रिंग बैलेंस। तो टेंशन और वेट दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है। बाय कन्वेंशन अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान रहेगी। तो अपवर्ड फोर्स टेंशन को नेट फोर्स के फार्मूले में पॉजिटिव कंसीडर किया गया और वेट जो कि डाउनवर्ड फोर्स है उसको नेगेटिव कंसीडर किया गया। तो नेट फोर्स बन गई अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स। प्लस मैंने इसलिए कहा कि ये बेसिकली यूं है, टेंशन प्लस डाउनवर्ड फोर्स बेसिकली नेगेटिव है, जो कि अल्टीमेटली T माइनस डब्ल्यू बन जाता है। उसके मुकाबले में न्यूटन जो सेकंड लॉ लिखा है मैंने वो है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों को कंपेयर करके ये पता चलता है कि एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को कंपेयर करके टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। अब अगर ए की बात करें, एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर जीरो पुट कर दिया जाए देन वी गेट टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, या इसको रीअरेंज करके T इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाता है। T क्या है? टेंशन है जो स्प्रिंग बैलेंस पे प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू हैंगिंग द वेट। तो ये टेंशन बेसिकली क्या है? ये अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, इस सूरत में अपेरेंट वेट और रियल वेट दोनों ही इक्वल आते हैं।
अब नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो ये है कि लिफ्ट या एलिवेटर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और मूव करते हुए इसका एक्सेलरेशन ए है। तो अगेन डायग्राम से ही मैं बताऊंगा कि ये फॉर एग्जांपल लिफ्ट है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उस पर दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक डाउनवर्ड फोर्स है वेट और दूसरी अपवर्ड फोर्स है स्प्रिंग बैलेंस की टेंशन। लेकिन एडिशनल फोर्स यहाँ पर एक अप्लाई हो रही है, वो है अपवर्ड फोर्स, जिसके साथ इसको मूव करवाया जा रहा है अपवर्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर नेट फोर्स अपवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से एम ए। नेट फोर्स का अगर फार्मूला देखा जाए, नेट फोर्स है टी माइनस डब्ल्यू और न्यूटन लॉ के मुताबिक नेट फोर्स है एम ए। इन दोनों को कंपेयर करके एम ए इक्वल आ गया टी माइनस डब्ल्यू, और टी अगर यहाँ से फाइंड किया जाए टी इक्वल आ जाता है डब्ल्यू प्लस एम ए। तो देखें जो रियल वेट है उसके अंदर कोई एक टर्म ऐड हो रही है, इसकी वैल्यू ऐड होके ओवरऑल जो अपेरेंट वेट है वो इंक्रीज कर देगी। तो हम ये रिजल्ट यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि T इज ग्रेटर देन W, यानी कि अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रियल वेट। तो ये कंक्लूजन यहाँ से ड्रा किया जा सकता है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन A, देन apparent weight is greater than real weight। अब तीसरे केस की तरफ आते हैं। तीसरा केस ये है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन A। तो अगेन लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है अगर जिसका मास m है, उसका वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, लेकिन ये अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इस पे जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है, यानी कि एम ए फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो एफ नेट इज इक्वल टू, अगर इस डायग्राम को देखते हुए लिखें T माइनस डब्ल्यू, ये एफ नेट होगी। और न्यूटन लॉ के मुताबिक एफ नेट इक्वल होती एम ए, लेकिन यहाँ पर एफ नेट को मैं एम ए लिखने की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट लिख लेता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू नेगेटिव एम ए। नेगेटिव एम ए लेने की रीज़न ये है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इस वजह से एम माइनस एम में लिया जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करके बन जाएगा माइनस, जी तो ये बन जाएगा माइनस एम ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, और टी को अगर रीअरेंज किया जाए टी वुड बिकम डब्ल्यू माइनस एम ए। तो रियल वेट में से एक टर्म लेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि पेरेंट वेट कम हो जाएगा। सो इसका कंक्लूजन ये होगा कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, then apparent weight of the object will decrease by an amount ma। तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी है कि झूले के अंदर जब हम नीचे की तरफ या लिफ्ट के अंदर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें हल्कापन महसूस होता है, यानी कि वेट डिक्रीज हो जाता है। अब तीसरे केस की एक और फॉर्म है, वो है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। उस सूरत में अगेन यही इक्वेशन इस्तेमाल की जाएगी अपेरेंट वेट की, T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। लेकिन यहाँ पर जो W है वो आपको पता है ए जी के एम जी के इक्वल होता है, और अगर ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है तो इस एक्सेलरेशन को G से रिप्लेस कर देते हैं। इस एक्सेलरेशन को अगर G से रिप्लेस किया जाए तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो T जीरो का मतलब ये हुआ कि पेरेंट वेट जीरो है, हालांकि पेरेंट वेट तो जीरो होने का मतलब ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट का वेट ही नहीं है कोई। तो ऑब्जेक्ट का रियल वेट जरूर होता है, पेरेंट वेट जीरो होने का मतलब है वेटलेसनेस या फ्री फॉल, जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी फ्री फॉल हो रही है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि उस पर नेट फोर्स जो है वो उसका अपेरेंट वेट वो जीरो बन रहा है, तो इसको वेटलेसनेस या इसको फ्री फॉल का नाम दिया जाता है। तो इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जी तो अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट that enables it to revolve around the earth is called orbital velocity। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करवाते हैं किसी भी सेंटर के अबाउट, तो रोटेट करवाने के लिए एक खास वेलोसिटी चाहिए होती है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है अर्थ के साथ,
कि अर्थ के सराउंडिंग में अगर किसी सैटेलाइट को मूव करवाना चाहते हैं उसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगी, उस मिनिमम वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा। तो अगर एक सैटेलाइट है जिसका मास ms है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, अर्थ का मास me है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स वो होगी mv²/r या Fc=ms। का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट है msv²/r। इसके मुकाबले में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ कहाँ से रही है, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से। अब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट वो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से देखी जा सकती है। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो G m1m2/r² होता है, लेकिन इस केस के अंदर G ms मास ऑफ सैटेलाइट me मास ऑफ अर्थ ओवर r² के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए देन वी गेट msv²/r = G ms me/r²। तो एक ms बोथ साइड पे कैंसिल और एक r की पावर कैंसिल, सो वी गेट v² = G me/r या स्क्वायर रूट लेके वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाती है G me/r। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इसको अगर आप ये कंसीडर कर लें कि सैटेलाइट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो उस सूरत में जो स्मॉल आर है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ, तो ये फार्मूला बन जाएगा G me/R²।